चलिए स्टार्ट हो गया है। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या पढ़ेंगे बाबू? दो हाइड्रोजन परमाणु का बोर सिद्धांत कंप्लीट कल हो गया था ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसको आप चला MVVI कर लिया जाए कि क्या किया जाएगा इसको? MVVI महाभिविआई नहीं ना, महा मैक्सिमम हो जाएगा। महाभिविआई क्या बोलेंगे? काहे रे ओ चलवा के नहीं रे लिखे ने हेडिंग में देने। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या हम बात करेंगे बाबू? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है तो सुनिए। देखिए क्या बोले थे, मतलब पहले भी बोर के सिद्धांत में बोला गया था बाबू कि अगर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, सुन लीजिए, अगर उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में होते हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से जंप करके अगर निम्न कक्षा में, मतलब निचली कक्षा में आते हैं बाबू, तो आद होगा बताए थे कि दोनों कक्षाओं में ऊर्जा के अंतर बराबर ऊर्जा का एक फोटोन बनता नहीं बनता है? बताए कि नहीं? ये बोर साहब भी बताए हैं कि नहीं? तो वही तो उसके जब इलेक्ट्रॉन का फोटोन बनेगा ना बाबू, तो सुनिए, तो फोटोन को एक निश्चित आवृत्ति होगी, नहीं आवृत्ति एच नहीं होता है कि नहीं उसकी ऊर्जा, और निश्चित तरंग दैर्ध्य होगी। तो वही यहाँ पर फोटोन के जब बोल रहे हैं बाबू कि एक विकिरण निकलता है। क्या निकलेगा? विकिरण, जिसकी एक निश्चित तरंग दैर्ध्य और एक निश्चित आवृत्ति होंगे। क्लियर? तो लिखिए अभी इसमें चला, लिखिए आप, लिखिए चला, लिखिए हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ऊपरी कक्षा से निम्न कक्षा में होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ऊपरी कक्षा से निम्न कक्षा में होते हैं, ऊपरी कक्षा से निम्न कक्षा में होते हैं, तो ऊपरी कक्षा से निम्न कक्षा में होते हैं तो एक निश्चित आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य की, तो एक निश्चित आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य की सॉरी, तो एक निश्चित आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य की, तो एक निश्चित आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य की विकिरण उत्सर्जित होते हैं, विकिरण उत्सर्जित होते हैं। एक निश्चित आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य की विकिरण उत्सर्जित होते हैं, विकिरण, हाँ विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जिसे स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहते हैं, जिसे स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहते हैं, जिसे स्पेक्ट्रमी रेखाएं नहीं बोले थे, स्पेक्ट्रमी रेखाएं बताएंगे आगे, है कि नहीं? जिसे एक निश्चित आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य की विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जिसे स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? क्या वजह कर आप लोग यार, बैठो आराम से, थपड़ा देंगे। क्या बोले भाई? एक निश्चित आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य की विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जिसे स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रमी रेखाएं। सुन लीजिए आराम से, हो गया यहाँ तक? बोलिए जल्दी। यानी हमें बोला गया बाबू कि अगर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ऊपरी कक्षा से, मतलब हायर जो ऑर्बिट होंगे वहाँ से निम्न कक्षा में जब संक्रमण होगा, तो वही बोले थे फोटोन उत्पन्न होता है, तो विकिरण के रूप में निकलेगा ना भाई। तो बोला गया एक निश्चित आवृत्ति होगी, निश्चित तरंग दैर्ध्य होगी, तो आपका एक विकिरण निकलेंगे, विकिरण उत्सर्जित होंगे, तो उसी विकिरण को हम लोग बोलते हैं, रुक जाना आराम से, उसी विकिरण को हम लोग स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहते हैं। जो निकलेगा ना बाबू, तो उसको रेखा के रूप में निकलेगा ना। हाँ बोलते हो, क्या समस्या? रेडिएशन, किरण, विकिरण मतलब किरण के रूप में निकलेगा। रेडिएशन बोलते हैं यार, रेडिएट होता है ना यार, तो उसको विकिरण यानी किरण के रूप में, है कि नहीं? मतलब ऊर्जा के साथ जो किरण रहता है उसको हम विकिरण कहें। क्लियर? रेडिएशन होता है मतलब उत्सर्जित होना। क्लियर है कि नहीं? मतलब ऊर्जा के फॉर्म में जो निकल रहा है उसको हम विकिरण बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो हम बोलेंगे फोटोन, उसी को विकिरण भी बोल सकते हैं। आए समझ में कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए चला, अब क्या बोला गया है कि मान लिया जाए कि आपके ऊपरी कक्षा में, आपको याद हो पहले भी माने थे कि U2 है, माना कि पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, माना कि हाइड्रोजन, सॉरी लिखिए, माना कि ऊपरी कक्षा में, माना कि ऊपरी कक्षा में, माना कि ऊपरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2, माना कि ऊपरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 तथा निम्न कक्षा में इसकी ऊर्जा E1, निम्न कक्षा में इसकी ऊर्जा E1 मान लें। क्लियर? निम्न कक्षा में इसकी ऊर्जा E1, माना कि ऊपरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 तथा निम्न कक्षा में इसकी ऊर्जा E1 हो तो उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा, आराम आराम से लिखिए, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। तो उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा, अरे विकिरण मतलब फोटोन भी बोले यार, एक ही बात है, फोटोन निकलेगा तो किरण के रूप में लिख लेना भाई। तो उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा इस प्रकार दी जाती है, आपको याद होगा कैसे दिए थे। उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा इस प्रकार दी जाती है, मान लो चला विकिरण की ऊर्जा E बराबर जो होता है बाबू E2 माइनस E1, याद है कुछ कि नहीं? अन्य क्या होगा, E2 माइनस E1 होता है नहीं रे चला, E2 माइनस क्या होगा बोले E1 होता है। अन्य कहने का मतलब चला तो E बराबर H न्यू, विकिरण बोले आप फोटोन बोले के बात है, क्या होता है E बराबर बोलिए जल्दी H न्यू, और आपका E2 का क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा E2 माइनस E1। इसलिए चला यहाँ पर देखिए न्यू बराबर निकाल लो, न्यू आवृत्ति है तो H अपन में जाएगा कि नहीं, E2 अपन H हो जाएगा ना। आपको याद होगा न्यू बराबर C अपॉन लेमडा, न्यू आवृत्ति नहीं भाई, तो C अपॉन लेमडा, तो न्यू के जगह पर C अपॉन लेमडा रख दिए, बोलिए सही है कि नहीं। C अपॉन लेमडा E2 माइनस E1 अपॉन क्या हो जाएगा H, C को यहाँ भागा में भेज सकते हैं, देख लीजिए तरंग दैर्घ्य निकालना चाह रहे चला, यानी जो विकिरण होगा ने तो उसकी तरंग वेवलेंथ लेमडा निकालना चाह रहे हैं। C यहाँ पर बटन चल जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन लेमडा E2 E1 अपॉन HC। चला इस समझ में कहाँ से लिखें, अगर हम समझ न्यू बराबर C अपॉन लेमडा होता है कि समझ जाएंगे। चलिए यहाँ पर नहीं तो लिख दें, चला जगह हो जाएगा, चूँकि न्यू बराबर तो है C अपॉन लेमडा, क्या होता है बाबू। चलिए अब क्या करना है, E2 और E1, E2 क्या है द्वितीय कक्षा में एक तरह मान लो, यानी ऊपरी कक्षा में एनर्जी है, E2 क्या है बोल जल्दी, अरे E2 है जो दूसरा मान लो एक तरह, यानी ऊपरी कक्षा में एनर्जी है, E1 क्या है निम्न कक्षा में एनर्जी। कल एनर्जी का हम फार्मूला निकाले, याद है, देखिए माइनस ME4, देख लो कल निकालने चला कि कोई भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगा, आया समझ में कि नहीं। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, E2 एक तरह दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, E1 पहला कक्षा मान लो, तो E2 और E1 का मान रख देंगे। फार्मूला में कल आया था E बराबर, देखिए अगर आपको याद होगा फार्मूला तो दो, चला इसी को यहाँ पर साइड में भी खाली लिख रहे हैं। E बराबर फार्मूला होता है चला माइनस ME4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N स्क्वायर H। E आया है देख लीजिए, माइनस ME4 लास्ट में देखिए 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, अच्छा ऊपर हम दे दें N स्क्वायर H स्क्वायर, है आपका कि नहीं, N लास्ट में लाए थे, बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये चला कोई भी N क्या है कक्षा की संख्या है, तो यहाँ पर दूसरा कक्षा के लिए N का मान 2 रख देंगे, मान लिया जाए, नहीं रे N नहीं है यार, N नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं है यार, तो यहाँ पर देखिए E2 बराबर वही खाली N2 कर देंगे, क्या करेंगे N के जहाँ पर यहाँ E2 है मतलब दूसरा कक्षा में N2 रखेंगे कि नहीं, देखिए 1 अपॉन लेमडा बराबर, समझ लो आराम से फार्मूला रखे ले E2, तो E2 का मान क्या करेंगे माइनस ME4, अनेक 1/HC ऐसे लिख दो साइड में, नहीं बोले चल बन 1/HC नीचे E2 का मान क्या रखना पड़ेगा माइनस ME4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N स्क्वायर है, N नहीं रे, तो N के जगह पर क्या करना चला N2 रख देना, क्या रखना बोलिए, दूसरा ने यहाँ पर कक्षा यार, तो N2 का होल स्क्वायर, पहले H स्क्वायर लिख देते हैं बढ़िया रहेगा ना, H स्क्वायर, यहाँ क्या बोलो E2, यहाँ पर क्या बचा N है, तो उसके जगह पर हमें N2 रख देना, क्या रख देना है बाबू N2 का स्क्वायर। क्लियर, माइनस के माइनस समझ लो बाबू, यही मेन है, E1 का मान रखना है वही हो जाएगा माइनस ME4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर N1 स्क्वायर। यहाँ तो समझ में लो कि नहीं, बोलो क्लियर, यहाँ तक है, थोड़ा मे भी लॉन्ग लग सकता है। अब तो बाबू 1 अपॉन लेमडा बराबर, देखिए 1 अपॉन HC क्या लिखेंगे, दो क्या करना है कि माइनस माइनस है ना, यहाँ दो चला माइनस में प्लस होता है यहाँ, तो इसी को पहले लिख दें, ये प्लस वाला इधर लिख देवे की हो जाएगा। अच्छा ME4 कॉमन भी ले लिए, दो कॉमन एक बार कर दे, देखिए यहाँ पर ME4 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा चला, अब बट्टा में क्या हो जाएगा कॉमन सब हो जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H, खाली ये दोनों अलग है, क्या हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर। समझ में इतना दूर, हाँ इतना समझ सकते हैं क्या बाबू।
चलिए नहीं कुछ है, देख ले, नहीं देख ले, चेक करता हूँ। यहाँ पर क्या है, चलिए यहाँ दो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो। एक मिनट रुक जाइए अभी, एक मिनट आपका क्या चला माइनस, रुक जाओ बाबू, माइनस में क्या प्लस, अभी क्या बचेगा 1/n1 ध्यान दीजिए क्या बचेगा n1n बचेगा, तो 1 हो जाएगा n1²। आई क्या बचेगा -1/n2²। एक तरह से आपका हो गया। इसको पॉज करो, चला क्या दिखा था, पॉज करो, रोकिए इसको, रोकिए इसको, चला पॉज यहाँ पर ऊपर यहाँ पर है जाएगा। चलिए ओके ठीक है। देखिए यहाँ चलाने, देखो हड़बड़ाइए नहीं, इस समझ में ले जाके के लिए कुछ नहीं किए है। Me4 जो कॉमन है चला, कॉमन ले लिए 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिए। यहाँ पर दो माइनस माइनस प्लस एक पहले लिख दे n1², क्लियर। अब माइनस क्या चला 1/n2²। यहाँ तक कोई समस्या है। अब देखना चला इतना बड़ा लाभ बार बार लेना पड़ेगा कि नहीं, देख ली। तो ये पूरा कांस्टेंट को हम एक रीडबर्ग कांस्टेंट नाम दिया, क्लियर है। रीडबर्ग वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। इसीलिए हो जाएगा चला, क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पर। इसलिए चूंकि इतना बार दे क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 1Me4 बटा क्या बच जाएगा h, रुक जा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यों हो जाएगा रे, h क्यू। इसको r मान लिया, रीडबर्ग कांस्टेंट। क्या मान लिया बाबू, रीडबर्ग कांस्टेंट, क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक हो गया है। चलिए r मान लिया, इसीलिए क्या हो जाएगा n1/λ बराबर, बताओ क्या इसको बोलेंगे, बोलिए। इसको r मान लिया, पूरा देर लम्बा टेढ़ा वैल्यू ना यार, तो वो पूरा को हम लोग रीडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। पूरा वैल्यू क्या मान लिया, r मान लिए, तो क्या हो जाएगा लैम्डा बराबर बाबू r × 1/n1²। क्या हो जाएगा बोलिए 1/n1² माइनस 1/n2²। ये आपका एक तरह से तरंग दैर्ध्य का हो गया फार्मूला, क्लियर। इतना दूर आप लोग पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखिए आप लोग सब, लिखो, रुकेगा आप लिखे, लिखिए, हो गया उन चला, लिखिए। चलिए लिखिए यहाँ पर चला, लिखिए। जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में होते हैं, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाएं, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाएं को, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाएं को, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाएं को स्पेक्ट्रम श्रेणी कहते हैं। उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाएं को स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी कहते हैं। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी कहते हैं। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी कहते हैं जो निम्नलिखित है। क्या रे बाबू, जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है। चलिए मतलब जिला फिगर की अगर हम बात, फिगर आराम से समझ लीजिए। ये आपका बोले ने कि कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, चला माना ये होगा पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, ये आपका चौथा कक्षा, ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉन का संघ ऐसे हुआ, ऐसे बनाएगा अपना, है कि नहीं। यानी बात बराबर है, जैसे आप बना सकते हैं, क्लियर है। ये आप जैसे भी बना सकते हैं। कौन बोला गोल का, ये ठीक लगता है ना। हाँ, ये आपको आसान भी पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। चलिए मतलब बाबू क्या हुआ आपको बारे में बताए, एक से हम सुनिए। बोला गया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऊपरी कक्षा से निम्न कक्षा में जंप करता है, मतलब कूदता है, मतलब संक्रमण करेगा, तो एक फोटोन निकलेगा, विकिरण निकलेगा। तो ये सब विकिरण खिंचा हुआ, क्लियर। अगर सुन लीजिए, अगर मान लो कि ऊपरी कक्षा से, मतलब ऊपरी कक्षा कुछ भी हो सकता है, अनंत तक ले लिया है कि नहीं, जो भी रहेगा। अगर मान लिया जाए कि लाइमन शरीर कब बनेगा, जब एक ऊपर से अगर इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से अगर प्रथम कक्षा में जंप करे, क्या करे, अगर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ऊपरी कक्षा से प्रथम कक्षा पर जंप करेगा, मतलब प्रथम कक्षा में आएगा, तो वहाँ पर जो श्रेणी बनेगा उसको लाइमन श्रेणी कहेंगे। अब बताओ पहला कक्षा पर जंप कहाँ कहाँ से हो सकता है। अरे भाई पहला कक्षा पर जंप करवाना है तो दूसरा भी जंप हो सकता है, तीसरा कक्षा भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, चौथा भी आ सकता है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, जो भी होगा। कहने का मतलब पहला कक्षा पर अगर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उसके ऊपरी कक्षा से होता हो, मतलब पहला पर होना है तो दूसरा से भी हो सकता है,
तीसरा कक्षा से भी पहला में आ सकता है, चौथा से भी डायरेक्ट में आ सकता है कि नहीं। कहीं बोला अगर ऊपरी कक्षा से अगर पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा, बाबू हल्ला नहीं करो, तो वहाँ पर लाइमन श्रेणी उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ऊपरी कक्षा से प्रथम कक्षा में आता हो तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम श्रेणी बनेगा, नहीं वो श्रेणी बनेगा यार, तो उसको हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। क्लियर। कहाँ पर आएगा, ऊपर से आएगा पहला में, तो पहला में ऊपर से कहाँ था, दूध से आ सकता है। अरे पहला मामले दूध से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 150 जो भी रहेगा सब अगर पहला में आ रहा है, अगर ऊपर से जहाँ पहला में आ रहा है तो यहाँ पर जो श्रेणी बनेगा उसको लाइमन श्रेणी कहते हैं, पराबैंगनी किरण होते हैं। क्लियर है। उसी प्रकार अगर ऊपरी कक्षा से जम करके दूसरे पर कूदे, ऊपर से कूद के दूसरा पर रुक जाए, तो दूसरा पर आ सकता है, तीसरा से, चौथा से आ सकता है, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां जो भी होगा, तो अगर वहाँ पर एक वो श्रेणी बन जाएगा कि नहीं, एक ग्रुप बन जाएगा कि नहीं, तो उसको हम बॉमर श्रेणी बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च कक्षा से द्वितीय कक्षा में रुकता है चला, तो वहाँ पर जो स्पेक्ट्रम श्रेणी प्राप्त होगा उसको बॉमर कहते हैं। ये अवरक्त भाग होता है। कैसा होगा, अवरक्त। क्लियर। इसी प्रकार इसी को दृश्य भी बोलते हैं। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ऊपरी कक्षा से तृतीय कक्षा में होता हो, मतलब ऊपर से कूद के तीसरा पर रुकता है, तो तीसरा के ऊपर कौन होगा, चौथा हो सकता है, चौथा से आ सकता है, पाँचवा, छठा, सातवां ऊपर से आ सकता है। अगर तीसरा में रुक रहा तो बॉमर होगा, सॉरी पाँचन होगा। क्लियर। अगर इसी तरह इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ऊपरी कक्षा से चतुर्थ कक्षा में होगा तो ब्रैकेट श्रेणी बनेगा। 5 श्रेणी है। अगर उसी प्रकार आपका देखता होगा, चला 5 कक्षा भी लेते हैं ज़्यादातर कि मैं 5 कक्षा तक जाता है ज़्यादा नहीं, तो कहने मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ऊपरी से अगर 5वां कक्षा में रुकता है तो यहाँ पर जो बनेगा उसका नाम है फुंड श्रेणी। क्या बोलेंगे, क्लियर। अगर आपको ऑब्जेक्टिव कहीं भी आ जाए समझ जाना, याद रखना पहला लाइमन है, सीरियल नंबर से याद रखिए आपका बन जाएगा। पहला लाइमन हम तो बोल रहे हैं पहला लाइमन, फिगर वन बने ले रहा है, हमें इधर से करेंगे नहीं, फिगर वन को आसान हुआ जैसे बनेगी, मतलब पहला लाइमन श्रेणी हुआ। मतलब पहला कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन आता है, कहीं भी अगर ऑब्जेक्टिव आता चला कि अगर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण प्रथम कक्षा में होता है तो वहाँ पर कौन सा श्रेणी बनेगा, लाइमन। प्रथम कक्षा में क्या, लाइमन। ऐसा लाइमन, बॉमर, पाचन, ब्रैकेट, फुंड लगातार याद रखो, कोई गड़बड़ नहीं। लाइमन पहला, दूसरा है आपका बॉमर। तो अगर ऐसे बोलेगा चला, अगर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च कक्षा से द्वितीय कक्षा में होता है तो वहाँ पर कौन सा स्पेक्ट्रम श्रेणी बनेगा, तो बॉमर। अगर तृतीय कक्षा में होगा तो पाचन, अगर चतुर्थ में ब्रैकेट, अगर पांचवा फुंड। तो आपको जहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव आता है कि इनमें से किस श्रेणी को हम लोग पराबैंगनी बोलते हैं, तो लाइमन को। क्लियर है। अगर आता है क्या ऑब्जेक्टिव कि कौन सा श्रेणी है जो दृश्य है, तो बॉमर है कि नहीं। हाँ, तो इनमें से आ जाता है, चला 4 को नाम दे दिया, अब बोला इनमें से कौन आपका दृश्य है, तो बॉमर मारेंगे। आपका इससे ऑप्शन बहुत सारा बनता है। क्लियर है। आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि अगर उच्च कक्षा से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण तृतीय कक्षा में होता है तो मतलब तीसरा तो समझे पाचन। कौन सा श्रेणी, पाचन। पहला लाइमन, बॉमर, पाचन, ब्रैकेट, फुंड। लगातार सीरियल नंबर याद रखे, कोई गड़बड़ नहीं। बोलो कुछ। हाँ, मतलब यहाँ वो अवरक्त भाग में आता है, पूरा तीनों भाग अवरक्त में आता है, तीनों यहाँ हुए नहीं दिल्ली चला। मतलब पाचन भी अवरक्त में आता है, सुन लो, और चला ब्रैकेट भी अवरक्त में, फुंड, तीनों अवरक्त भाग में आता है, ये दृश्य भाग में आता है, पराबैंगनी किरणें। क्लियर है। आया समझ में। जो लाइमन होता है पराबैंगनी के अंतर्गत आएगा, बॉमर दृश्य भाग में आएगा, ये अवरक्त भाग तीनों में आएगा। क्लियर। तीनों अवरक्त है। अगर इनमें से आ जाए ऑब्जेक्टिव, इनमें से कौन अवरक्त नहीं है, तो तीनों छोड़ के चौथा ही दोनों जो भी रह सकता है। अरे 4 को ऑप्शन दे देगा चला, अब बोलेगा इनमें से कौन अवरक्त नहीं है, तो जान में कह रहे ये तीनों है, तो चौथा तो तीनों जान में, तो चौथा छाठ में। आया समझ में। तो कहने का मतलब हिस्सा होता है। ठीक है। अब लिखो पहला लाइमन श्रेणी। क्या लिखे, लाइमन। क्या चला, अन्य बताएंगे चला, ये सब किरणें होता है, चला दृश्य में दिखाएगा। हाँ, हम बता रहे हैं, रुको बताएंगे, पूरी नहीं बताना पड़ेगा, एक काल बताइए कि चला। मतलब इसमें हम लोग इतना रंग वाला को तरंग दैर्ध्य को हम देख पाते हैं, पराबैंगनी किरणें होता है ना, होता चला ज़्यादा वेवलेंथ, तो इसलिए तो हम बताएंगे एक तरह। ठीक है। क्लियर। अवरक्त भाग सब रेंज होता है वेवलेंथ की। क्या होता है चला, रेंज हम तरंग दैर्ध्य कि इतना को हम लोग अवरक्त बोलते हैं, इतना वाले तरंग दैर्ध्य को पराबैंगनी बोलते हैं, इतना वाला को हम दृश्य, जितना हम लोग देख पाते हैं, यानी हम लोग सब किरण को नहीं देख पाएंगे यार। आया समझ में। चलिए लिखिए पहला लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी 1 2 को लिख लो, ऐसे समझ आना। क्लियर। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज देखिए ना, वेवलेंथ निकालना सिखा देंगे, किसी की भी आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण थोड़ा तेजी से, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, हाँ, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ऊपरी कक्षा से प्रथम कक्षा में होता हो, नहीं चला, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण
ऊपरी कक्षा से प्रथम कक्षा में होता हो, ऊपरी कक्षा से प्रथम कक्षा में होता हो। क्लियर है? जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ऊपरी कक्षा से प्रथम कक्षा में होता हो तो प्राप्त स्पेक्ट्रम श्रेणी को, तो प्राप्त स्पेक्ट्रम श्रेणी को, तो प्राप्त स्पेक्ट्रम श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहते हैं। तो प्राप्त स्पेक्ट्रम श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहते हैं। प्राप्त स्पेक्ट्रम श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहते हैं। क्या बोलेंगे? इसकी तरंगदैर्ध्य इस प्रकार दी जाती है, इसकी तरंगदैर्ध्य इस प्रकार दी जाती है। बहुत क्वेश्चन है, अभी ढेर क्वेश्चन अभी बताना है, कैसे के पूछ सकता है कोई भी परीक्षा में, कभी भी आगे एयरफोर्स एनडीए जो भी जिन्हें भरना तरना होगा। इसकी तरंगदैर्ध्य इस प्रकार दी जाती है, इसकी तरंगदैर्ध्य इस प्रकार दी जाती है। क्या आपको याद है फार्मूला रे? अभी निकले ऊपर लेमडा है 1/λ बराबर, देखो रे बाबू 1/λ बराबर होता है R 1/n1² माइनस n2। ये फार्मूला हो कि नहीं? अरे न यार बोलिए, यहाँ देखो चलाइए जनरल फार्मूला। n1 क्या है? निम्न कक्षा, कम है। n2 मतलब ऊपरी कक्षा। ध्यान दीजिएगा, इसी पर दो हम एक वैल्यू निकाले, उसी पांचों आप निकाल लीजिएगा। एक 1/λ बराबर R जो है रीडबर्ग कांस्टेंट है, 1/n1² फार्मूला के ऊपर मिलाया हुआ कि प्रूव कर दिए डायरेक्ट। ऐसे बहुत किताब में आपको प्रूव नहीं किया, डायरेक्ट रख दिया। आपको हम साबित करके लिख देंगे 1/λ बराबर आ चुका है R इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 है निम्न कक्षा 1 मतलब पहला, दूसरा ऊपर में हुआ कि नहीं। अब दो चला लाइमन श्रेणी के लिए क्या होगा कि n1 का मान पहला का क्षण हो जाएगा रे। लाइमन कब होगा? जब n का मान 1 होगा। सुन लीजिए, लाइमन श्रेणी के लिए आपका निम्न कक्षा कौन है? पहला। तो यहाँ पर क्या करना चला, और लाइमन के लिए क्या करना है, दो यहाँ पर 1 रख देना है। लाइमन के लिए क्या होगा? पहला कक्षा जो निम्न कक्षा पहला हो जाएगा चला है। यहाँ पर n2 जो होगा चला, इसको n मान लेते हैं। क्या मानते हैं? n²। रुक जाइए, आराम आराम समझे, n²। यहाँ लिख दो जहाँ n का मान की हो सकता है, n का मान होगा चला 2 3 4। लाइमन के लिए एक ऊपरी कक्षा कौन हो सकता है? 2 3 4 5 6 सब हो जीते कि नहीं? अरे यहाँ पर दूसरा का लाइमन श्रेणी के लिए ऊपरी कक्षा क्या हो सकता है? 2 3 4 5 6 जो भी। तो मतलब यहाँ n का मान 1 पर नहीं आ रहा है भाई, पहला कक्षा पर आ रहा है। तो एक ऊपरी लास्ट से शुरू होगा, मतलब 2 3 4 से शुरू होगा। क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7। ध्यान दीजिए, ये हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब चला ऑब्जेक्टिव में आएगा ने, देखो ये जो 2 n चला, ये आपका कहलाएगा पहला सदस्य। क्या कहलाएगा? नहीं रे चला, अच्छा 1 में आ सकता है तो 2 से आ सकता है, ये पहला मेंबर कहलाएगा। 3 से दूसरा सदस्य कहलाएगा। यानी लाइमन श्रेणी के लिए हो गया 2 पहला सदस्य, नहीं 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आने करने के लिए कहलाएगा पहला सदस्य, दूसरा सदस्य, तीसरा सदस्य। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि लाइमन श्रेणी के लिए तीसरा सदस्य कौन है, तो 4 आया समझ में ऑब्जेक्टिव यहाँ पर। ये आपको बड़ा बढ़िया परीक्षा में पूछेगा, बिहार बोर्ड के लिए नहीं है। मतलब अगर अब से आ जाए पूछा जाए कि लाइमन श्रेणी का 5वां सदस्य बताइए, तो छठा होगा। कौन होगा? छठा। छठे का 5वां सदस्य ही होगा चला, तो यहाँ छठा 5वां आएगा। नहीं क्लियर है कि नहीं? 2 से 8 3 से 4 से 5वां सदस्य जो भी पूछेगा, मतलब ध्यान देना, जयमा पूछेगा से ऊपर रहेगा। कहीं पहला पर आएगा तो ये कहलाएगा पहला सदस्य, दूसरा सदस्य, तीसरा सदस्य, चौथा सदस्य, 5वां सदस्य, छठा सदस्य। आया नहीं? छठा के 6 नहीं, मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया नहीं? क्यों ना आ सकता है? तो सदस्य अगर पूछे ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल कहाँ पर आता है? ठीक है यार, न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा कि उसका दूसरा सदस्य का लिए ऊर्जा ज्ञात करना है, तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना। तो दूसरा सदस्य के लिए तो n का मान 3 रख देना, n के यहाँ पर क्या रखना? 3। सब वैल्यू रखा जाए, r का मान सब निकल जाएगा। क्लियर होगा? कोई समस्या? लिखिए फटाक से। क्लियर होना माइंड में इतना कि नहीं? यानी वो 2 3 4 उसको सदस्य कहला गया। क्लियर? उसका मेंबर कहलाता है। बहुत बढ़िया पॉइंट था वहाँ पर। चलिए दूसरा लिखो, चला 2 1 लिखो, अगर बाद फिर 2 3 को सब अपने लिख ले। मेरा सही के नहीं है? नहीं, 1 2 क्लियर खाली कर लो। उसके बाद लिखिए दूसरा कौन है चला? बॉमर श्रेणी। क्या लिखेंगे बाबू? बॉमर श्रेणी। मतलब बाल्मर हिंदी लिखा था, अंग्रेजी साइलेंट रहना। बॉमर सीरीज आया है समझ में? क्या इसको बोलेंगे आप ही बताइए। तो क्या बोलेंगे? जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च कक्षा से दूसरा पर आ जाए, तो उच्च होकर 3 4 5 होगा, उच्च कक्षा होगा उसके लिए, तो वहाँ पर जो श्रेणी बनेगा उसको बोलेंगे बॉमर श्रेणी। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च कक्षा से द्वितीय कक्षा में होता हो,
जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च कक्षा से द्वितीय कक्षा में होता हो, उच्च कक्षा से द्वितीय कक्षा में होता हो, तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं को बॉमर श्रेणी कहते हैं। क्या रे बाबू? तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं को बॉमर श्रेणी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं को बॉमर श्रेणी कहते हैं, जिसकी तरंगदैर्ध्य इस प्रकार दी जाती है, जिसकी तरंगदैर्ध्य बॉमर श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च कक्षा से द्वितीय कक्षा में होता हो, तो प्राप्त स्पेक्ट्रम श्रेणी को बॉमर श्रेणी कहते हैं, जिसकी तरंगदैर्ध्य इस प्रकार दी जाती है। क्या हो जाएगा? 1/λ बराबर, देखिए यहाँ पर 1/λ बराबर 1 यहाँ दे दूसरा कप नहीं तेरे, तो निम्न कक्षा दून हो जाएगा। अरे समझ लो मेन पॉइंट को। दो भाई कहाँ पर बनेगा बॉमर? तो यहाँ निम्न कक्षा कौन है? दूसरा पर आएगा। तो यहाँ पर n का मान 2 रख दिया है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ पर n स्क्वायर, जहाँ n का मान क्या होगा? 3/400। देख आर छूट गया नहीं, मतलब बाबू 1/λ इक्वल टू हो जाएगा। समझ लो यहाँ पर है बाबू, आपके पास बॉमर के लिए यहाँ n1 का मान क्या होगा? निम्न कक्षा 2, यहाँ n लेना है, लेकिन n का मान कहाँ से शुरू होगा? 3 से। बॉमर पर आएगा कहाँ से? 3-4 से शुरू होगा रे। जहाँ n का मान हो जाए चला 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ बोलेगा कि दूसरा सदस्य कौन है? तो 4। आया समझ में? ये पहला सदस्य हुआ बॉमर के लिए, 3 पहला सदस्य बनेगा। चला ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा। क्लियर? अगर मान ले जाए कोई, अरे भाई निकलो बाहर, कोई कर रहा है, मारेंगे तू दुर्बा। यानी n का मान 3, 4, 5 है, तो अगर हम बोलेगा इसमें तीसरा सदस्य कौन है? तो 5। आ रहे हैं समझ में? इधर पहला का लगाए, दूसरा का लगाए, तीसरा का लगाए, चौथा का लगाए, पांचवा। समझते चलना है। उसी प्रकार आप सब में लिख दो, अब ड्राई रख दो। चलिए समझ में ले। उसी देखो क्या करना है ना, पाचन में क्या करना है कि अगर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च कक्षा से तृतीय कक्षा में आएगा, तो उसको हम बोलेंगे पाचन। यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर n का मान 4, 5 से शुरू होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? चौथा में क्या होगा कि n का मान 4, यहाँ n का मान 5, 6 से शुरू होगा। यहाँ n का मान यहाँ क्या हो जाएगा? चला 5, तो 6, 7 से शुरू होगा। इसी प्रकार आप बिल्कुल सब बोल सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सब ब्रैकेट में लिखा है। जय हिंद है कि नहीं?